गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे जब भी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है तो गुड मॉर्निंग रह नहीं जाती है। जिस आदमी की फोटो आप देख रहे हैं, इसका नाम अशफाक आलम है और ये बिहार का रहने वाला है। इसने अलुवा कहाँ तो एक केरल के एर्नाकुलम जिले में है। यहाँ पर एक बच्ची का रेप करता है, ये दुष्कर्म करता है उसके साथ और फिर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर जाता है। न सिर्फ दुष्कर्म करता है बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर चोट पहुंचाता है और बच्चे को जहर दे के मार भी देता है, मर्डर भी कर देता है बच्ची का। नाबालिग रहती है वो। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर जाती हैं भाई साहब। और इसके पहले 2018 में ये दिल्ली में भी एक रेप केस में आरोपी थे। जब एर्नाकुलम सत्र न्यायालय में ये मामला जाता है तो वहां के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि इनको 49 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और इनको फांसी दे दी जाए, हैंग टिल डेथ। वहां के न्यायाधीश जी ने, जज साहब ने ये कहा है कि ये रेयरिस्ट केस है, ऐसा केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, दुर्लभतम श्रेणी का ये केस है, इस नाते इनको फांसी दी जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे देश फांसी की सजा को डिमोलिश कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं अपने यहाँ से। तो कई बार हमारे यहाँ पे भी ये बात चलती है कि क्या फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो अभी तक समितियां बनी है उन्होंने यही कहा है कि फांसी की सजा सामान्यतः इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, जैसे आप देखेंगे निर्भया वाला केस, जैसे ये वाला केस। एक तो बच्ची यार, उसके साथ आप इतना दरिंदगी कर रहे हो, मतलब क्या माइंडसेट है। किसी बच्चे के साथ दरिंदगी, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचा रहा है, उसको जहर दे के मार रहा है, सबूत मिटा रहा है। मतलब ऐसे अपराधी हैं, सब नेक्स्ट लेवल के अपराधी हैं, इनके लिए मौत की सजा भी कम है। तो ऐसे ही लोग के लिए अभी तक हमारे देश ने फांसी की सजा को खत्म नहीं किया है। वैसे ये अदालत का बहुत ही अच्छा कदम है, ऐसे लोग के साथ यही होना चाहिए। और जब तक ऐसे लोग के साथ ये होगा नहीं ना, तब तक हमारे समाज में ऐसी घटना देखने को मिलेगी। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग ने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें आगरा में एक लड़की के साथ ऐसे सामूहिक दुष्कर्म की घटना देखने को मिलेगी। और ये हर दिन, हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज इससे जुड़ी हुई आती है, कितना कोई डिस्कस करेगा। और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसी चीजें तभी रुकेंगी जब इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेना शुरू कर देंगे, जब हम खुद इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग के लिए तो फांसी की सजा भी कम ही है, जितना इनको सजा दी जाए उतना ही कम है। दोस्तों, अगर आप सब यूपीएससी क्वालिफाई करके किसी पोस्ट पे जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि कभी भी आपके क्षेत्र में, कम से कम आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप पूरे दुनिया के स्तर पर अकेले काम तो कर नहीं सकते हैं, पर अपने क्षेत्र के स्तर पर तो काम कर ही सकते हैं ना। तो कोशिश करिए कम से कम आपके क्षेत्र में कभी भी ऐसी कोई घटना देखने को ना मिले। और भगवान ना करे इत्तेफाक से कोई ऐसी घटना देखने को मिल भी जाए तो आप उसके लिए तुरंत एक्शन लीजिए। वहां पे कोई भी दरकिनार मत करिएगा, वहां पे कोई भी इफ बट मत लगाइएगा। जब भी ऐसी न्यूज़ सुनो, ये पढ़ो ना, तो फिर पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है यार। मतलब क्या चल रहा है, एक छोटी बच्ची, उसके साथ आप इस तरीके से रेप कर रहे हैं, उसके बाद इतना ज्यादा दिक्कत दे रहे हो उसको, उसको जहर दे के मार दे रहे हो। ऐसे लोग के लिए क्या ही सजा, मतलब कितनी भी सजा दे लो वो कम ही रहेगी। फांसी तो बहुत छोटी सी सजा हो जाती है इसके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर में। तो दोस्तों, आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि हफ्ते में 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इस दिन हम लोग पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर फ्राइडे वाले दिन मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इससे लिखने के लिए क्वेश्चन देता हूँ जो भी पहले आ चुका है। वो फ्राइडे और सैटरडे मिला करके आप लोग चाहे जब उसको इससे लिखिए। इस दिन मैं आप लोग को कोई भी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन नहीं देता हूँ टेलीग्राम पे भी, और ना ही लेक्चर में। उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि जो इस समय आप देखेंगे इससे चल रहा है वो बहुत ही टफ आ रहा है। तो हो सकता है कि कोई फ्राइडे में लिखे, कोई सैटरडे में लिखे, और संडे वाले दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखते हैं। उस दिन ना तो आपको कोई रीडिंग आर्टिकल मिलता है, ना ही आंसर राइटिंग के लिए कोई क्वेश्चन मिलता है टेलीग्राम पे, और ना ही वीडियो में। उसके पीछे वजह ये क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग को काम रहता है, किसी को कहीं आना जाना है, किसी को एंजॉय करना है, किसी को अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना है, बहुत सारी चीजें हैं। इस नाते हम लोग संडे को कोई भी चीज ऐसा नहीं रखते हैं, सिर्फ उस दिन एक एमसीक्यू की वीडियो रखते हैं, ताकि आप लोग का साप्ताहिक रिवीजन हो जाए, वीकली रिवीजन हो जाए, और आप लोग देख भी लें कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोग देखिएगा, पिछली 2 वीडियो बनाया है मैंने, आप उसको उठा के देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाए कि उसका लेवल क्या है। और यूपीएससी के लेवल से कम लगे तो आप तुरंत कमेंट करिए कि सर यहाँ पे ये लेवल डाउन लग रहा था, या फिर ये क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ है, कुछ भी अगर आपको लगता है ना कम या ज्यादा, तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरे वीक का शेड्यूल रहता है कि ऐसे चलेगा। 4 दिन आप लोग को जीएस का पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है, और इसी चारों दिन में आप लोग को टेलीग्राम पे भी एक एक क्वेश्चन भेजना, फिर उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाता है। और देखिए, मॉडल आंसर देर से भेजता हूँ, रीडिंग आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन देर से भेजता हूँ। उसके पीछे वजह ये है ना कि आप लोग कोशिश तो करिए। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन भेजा मैंने, तुरंत उसका मॉडल आंसर भेज दूं, तो क्या होगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले मॉडल आंसर देख लोगे। या जो भी बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं वो पहले मॉडल आंसर ही देख लेंगे। तो पहले हम लोग अपने से 2-4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, जितना भी हमें आता है वो लिखें तो सही। उसके बाद ना हम देखेंगे मॉडल आंसर की क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। और देखिए, वो मॉडल आंसर है, उसमें कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। वो कोई बेस्ट आंसर नहीं रहता है, वो एक आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा आपको फ्रेमवर्क दिया जाता है कि ये चीजें कवर करनी चाहिए। उसमें आप अपने हिसाब से संशोधन करिए, अल्टरनेशन करिए, और उसको और बेहतर बनाइए। तो आज भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज भी आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एससे की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखिए, एससे की प्रैक्टिस के बिना, बिना एससे लिखे घर पे, अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखेंगे और छप्पर फाड़ के नंबर मिल जाएगा, आप बहुत अच्छा लिख देंगे,
तो भैया ये जनरली अवॉइड करिए। बहुत ही रेयर होगा, ऐसा कोई एक दो बंदा ही होगा जो घर पे बिना प्रैक्टिस के सीधा इससे जाकर के एग्जाम में लिख रहा है और उसको अच्छा नंबर मिल जाए। क्योंकि वर्तमान समय आप देखेंगे जो इससे है वो कितना टफ आ रहा है, एकदम पूरा फिलोसफी के बेस पे आ रहा है। किसी की स्टेटमेंट दी जा रही है और उसी की व्याख्या करने के लिए की जा रही है। आपको 4 से 5 शब्द दिए जा रहे हैं और उसी के बेस पे पूरा आपको 1000 से लेकर के 1200 शब्दों के बीच में इससे लिखना है। तो बहुत टफ हो जाता है, बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए आप सभी को पता है कि वैसे भी आप जो इंग्लिश मीडियम में है उनको 5-6 नंबर 10 नंबर का एज मिल जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो एज उनको मिलता है वो हम अपनी मेहनत से कवर करें। देखिए फिर से एक आर्टिकल इसराइल और हमास वार से जुड़ा हुआ है, इसराइल और हमास संघर्ष से जुड़ा हुआ, तो उसका कोई मतलब है नहीं, फिर से वही चीज डिस्कस करें। और इसके कई सारे आयाम डिस्कस कर चुके हैं। इससे जुड़ा हुआ एक अलग आयाम है जिसका नाम है बीडीएस मोमेंट, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं, बीडीएस मोमेंट को, कि बीडीएस मोमेंट क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्या प्रारूप लेकर के चलता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। वो भी इसराइल और हमास संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है, इसराइल और हमास वार से ही जुड़ा हुआ है। देखिए इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि बीडीएस मूवमेंट क्या है, यानी कि बीडीएस आंदोलन क्या है जो पैलेस्तीनियन ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके खिलाफ? तो इसराइल के खिलाफ। ये क्या है, अगर मोटा मोटा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म पहले जानते हैं। बीडीएस का फुल फॉर्म, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा बॉयकॉट, और इसका हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट, और ये हो जाएगा सैंक्शन। अगर इसको हिंदी में कहें तो हो जाएगा बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध। आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं, बाइकॉट हो गया, डिवेस्टमेंट हो गया और सैंक्शन हो गया। ये 3 चीजों के बारे में बात की जा रही है बीडीएस मूवमेंट में। तो ये है क्या, इसको किस लिए लागू किया जा रहा है और ये क्या चीजें हैं, मतलब इसका मेन उद्देश्य जो है, मेन काम इसका क्या है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसराइल में निवेश कर रही हैं, फिर जो भी इसराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल में निवेश मत करिए, इसराइल का जो प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट मत करिए, और जो भी इसराइल में अपना फैक्ट्री बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। और ऐसे सभी कंपनियों का, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी इसराइल का सपोर्ट कर रही हैं, तो उस कंपनी का बहिष्कार शुरू कर दीजिए। मोटा मोटा यही है बीडीएस मूवमेंट। बाकी ये चर्चा में क्यों है, इसका औपचारिक उद्देश्य क्या है, इसकी वेबसाइट पर क्या लिखा है, ये सारी चीजें तो हम जानने ही वाले हैं आर्टिकल में, लेकिन मोटा मोटा उद्देश्य इसका यही है कि जो भी कंपनी वर्तमान समय इसराइल को सपोर्ट कर रही है उसका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है इस मूवमेंट के द्वारा? इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर मासूमों की जान ले रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों आ गया। तो बात की जा रही है पिछले हफ्ते एक जर्मन अखबार में प्रकाशित एक लेख में भारतीय कवि और क्यूरेटर रंजीत होसकोटे पर यहूदी विरोधी और बीडीएस वही मोमेंट जो है बहिष्कार, विनिवेश, प्रतिबंध आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। उसके बाद शुक्रवार 17 नवंबर को समिति के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जब ये भारतीय कवि ने रंजीत होसकोटे ने इस्तीफा दिया इस समिति से, तो इस समिति के सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि यहाँ पे भेदभाव चल रहा है और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई कवि है तो इसराइल विरोधी हो सकता है। अगर कोई इस मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल विरोधी होना जरूरी नहीं है, और इसराइल कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो एक राज्य है। और राज्य के खिलाफ बोलने का अधिकार हर नागरिक को, ये मूल अधिकार होता है कि अगर राज्य के खिलाफ बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस देश की एकता और अखंडता पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। होसकोटे ने 2019 में मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूतावास द्वारा जायोनीवाद और हिंदुत्व पर आयोजित एक चर्चा का विरोध करते हुए बीडीएस इंडिया याचिका पर हस्ताक्षर किए। डॉक्यूमेंटा ने कथित तौर पर अस्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी सामग्री के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करने के होसकोटे की निंदा की थी। ये डॉक्यूमेंटा क्या है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में से एक है ये डॉक्यूमेंटा। चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच बीडीएस आंदोलन ने मैकडोनाल्ड्स, प्यूमा, गूगल, डिज्नी और अमेजन सहित कुछ सबसे बड़ी और सबसे दृश्यमान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार का आग्रह किया है। क्यों? क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, तो या तो ये यहूदियों द्वारा संचालित है, या फिर ये इसराइल को सपोर्ट करें, या फिर इनमें से कुछ का बेस आपको इसराइल में देखने को मिल जाएगा। इस नाते ये कहा जा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या दोस्तों, जब कोई भी देश आर्थिक रूप से अपंग हो जाता है, जैसे श्रीलंका को ले लीजिए, जब वो आर्थिक रूप से अपंग हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो वो युद्ध कर पाएगा क्या? कोई भी देश, वो जिसके पास पैसा नहीं वो युद्ध कहां से करेगा? तो पीछे बैकग्राउंड में ये चला कि इनको आर्थिक रूप से इसराइल को इतना मजबूर कर दिया जाए कि ये युद्ध से बाहर हो जाए और जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है उसको बचाया जाए। ये बीडीएस मूवमेंट का उद्देश्य, ये बीडीएस मूवमेंट कहता है। इन सारी कंपनियों को देख सकते हैं आप जिनका बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो जीनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन में उसका फायदा उठा रही है कंपनियां, उसके बेस पर कंपनियां बन रही हैं। तो इस नाते इन कंपनियों को बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। अब देखिए होता क्या ना कि कोई भी चीज जब भी हम चलाते कोई मोमेंट, तो उसका हमेशा एक नेगेटिव पक्ष भी देखने को मिलता है आपको। उसके पीछे वजह क्या होती है कि हमने 4 लिस्ट जारी की थी कि 4 कंपनियों का बहिष्कार करिए। मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर होता क्या, जब ये सोशल मीडिया पे आती है तो जब भी इसको शेयर किया जाता है, पता चला कि कोई एक और लिस्ट यहाँ पे नाम जोड़ दे रहा है, कोई और एक नाम जोड़ दे रहा है, कोई और एक नाम जोड़ दे रहा है। मतलब हमने शुरू में
जो स्टार्टिंग फेज था वहाँ पे 4 थे, लेकिन बढ़ते-बढ़ते ये अब 10 हो चुकी है। उसके पीछे की वजह क्या है, जब शेयर करते जाते हैं तो कोई अपने से जोड़ दिया कि इसको भी बहिष्कार करो, कोई अपना फ़ायदा निकालने के लिए किसी और का नाम जोड़ दिया कि इसको भी बहिष्कार करो। तो इस तरीके से यहाँ पे भ्रम भी पैदा हो जाता है और ये गलतफ़हमी भी देखने को मिलती है। तो यही चीज़ इसके साथ भी हुई कि जब बीडीएस मूवमेंट ने ये सारी चीज़ें शेयर की कि इन कंपनियों का बहिष्कार करो, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि सोशल मीडिया पे और भी सारी कंपनियों का नाम शेयर करना शुरू कर दिया, तो वो भी दिक्कत देखने को मिली। अगर हम बात करें कि बीडीएस आंदोलन क्या है, तो बात की जा रही है कि 2005 में शुरू किया गया था। 170 से अधिक फिलिस्तीनी समूहों द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए शुरू किया गया था इसको। क्योंकि आप देखेंगे जो इसराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, जो इनके बीच वार चल रही है, वो आज का मैटर नहीं है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो यहाँ पे फिलिस्तीनियों का अधिकार बचाया जा सके, उनके बारे में बातें की जा सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात हो, अंतरराष्ट्रीय समर्थन उनको मिल सके। इस नाते इस आंदोलन को 2005 में फिलिस्तीन के 170 से अधिक समूहों द्वारा मिलकर के शुरू किया गया था। अपनी वेबसाइट पर यह खुद को एक समावेशी नस्लवाद विरोधी मानवाधिकार आंदोलन के रूप में वर्णित करता है, जो यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया सहित सभी प्रकार के भेदभाव का सैद्धांतिक रूप से विरोध करता है। यानी कि इनकी वेबसाइट पर यह कहा गया है कि इजराइल के विरोध में नहीं है और ना ही जो इस्लामोफोबिया चलता है उसके सपोर्ट में, कि अगर कोई आतंकवाद फैला रहा है इस्लाम का नाम लेकर के तो उसके सपोर्ट में भी नहीं है ये। और अगर कोई इजराइल का विरोध कर रहा है, यहूदियों का विरोध कर रहा है, तो ये यहूदी विरोधी जो विचारधारा उसके सपोर्ट में नहीं, यानी कि यहूदियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये किसका विरोध कर रहे हैं, जो इजराइल काम कर रहा है, जो जिनोसाइड कर रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हत्याएं कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि यहूदियों का विरोध कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन से प्रेरणा लेता है। आप देखेंगे यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ से प्रेरणा लेता है या फिर यहाँ से ये मोटिवेट है ये आंदोलन, यहाँ से इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा बीडीएस ने इसराइल पर 3 मांगों को पूरा करने के लिए इसराइल पर तब तक दबाव बनाने की बात कही, कैसे, तो अहिंसात्मक रूप से अहिंसक दबाव बनाने की बात कही। कब तक, जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता, जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता नहीं, उसको लागू नहीं करता है, तब तक 3 मांगे इसके सामने रखी गई हैं और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। 3 मांगे कौन कौन सी है, तो सभी अरब भूमि पर अपना कब्जा और उपनिवेशीकरण समाप्त करना और दीवार को ध्वस्त करना, इसराइल के अरब फिलिस्तीनी नागरिकों के पूर्ण समानता के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना, संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 में निर्धारित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अपने घरों और संपत्तियों पर लौटने के अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और प्रचार करना। अब देखिए ये 1994 नहीं है, ये गलती से नहीं लिखा गया, 194 संकल्प का नंबर है। और यहाँ पे दूसरा जो बात की जा रही है ये दीवार, तो ये चीज क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ दीवार का तात्पर्य वेस्ट बैंक में इजरायली और फिलिस्तीनी बस्तियों को अलग करने वाली संरचना से है। इसराइल क्या कहता है इस दीवार को लेकर के, तो इसराइल कहता है कि ये सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, ये हमारी सुरक्षा कर सके इसके लिए बनाई गई है। जबकि वहीं फिलिस्तीन क्या कहता है, तो फिलिस्तीन ये कहता है कि ये उनके हाथों से क्षेत्र पर और कब्जा करने की अनुमति देता है, यानी कि इसराइल को और इजाजत देता है कि जाकर के फिलिस्तीन में कब्जा कर ले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इस पे क्या मत है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा था कि इस दीवार को खत्म कर देना चाहिए, तत्काल रूप से समाप्त कर देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसको गिरा देना चाहिए। बात की कि यहाँ पे जो उल्लिखित संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 है, जो मैंने आपको बताया कि 1994 ना होकर के 194 है, इसको 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था इसको। यह उस वर्ष इसराइल के निर्माण के बाद हुए इसराइल अरब युद्ध के बीच आया था। आप लोग को मैंने बताया भी था कि 6 दिन का युद्ध चला था इसराइल और अरब कंट्रियों के बीच, और जिसमें इसराइल अकेले था और ये जीत गया था। ऐसा माना जाता है कि नकबा कहे जाने वाले विस्थापन में 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए और शरणार्थी बन गए। अभी जो संकल्प 194 आए थे इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी अपने घरों को लौटना चाहते हैं या अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उनको ये इजाजत दी जानी चाहिए, उनको लौटने के लिए पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए, पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, और यहाँ पे इसराइल कोई अटैक ना करे इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, जिनके अंदर ये डर बैठे कि वो अपने घर नहीं जाएंगे और अगर वहां पे जाते हैं तो जिंदा नहीं बचेंगे, अगर वो वहीं पे रहना चाहते हैं, शरणार्थी बन के रहना चाहते हैं या फिर किसी और देश में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान करना चाहिए। अब इसके लिए चाहे सरकार जिम्मेदार हो चाहे अधिकारी जिम्मेदार हो, तो इन दोनों को मिलकर के ये काम करना होगा। उनको ये पैसे दें, मुआवजा दें, ताकि वो लोग अपनी नई जिंदगी को शुरुआत कर सके, अच्छे से लेके चल सके। ऐसा ना हो कि विस्थापित होने के कारण उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोई विस्थापित होता है, कोई शरणार्थी बनता है, तो वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है। कोई यहाँ पे टेंट वेंट लगा करके रह रहे हैं, कोई बम्बू तान के रह रहे हैं, तो वो दिक्कत देखने को मिलती है। ना तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी होती है, ना ही साफ स्वच्छता के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है, और ना ही वहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम ऐसी कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई ऐसा है जो अपने घर नहीं लौटना चाहता है, जो फिलिस्तीन में वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संकल्प 194 में यही चीज लाई गई थी 1948 में। बात की जा रही है कि बीडीएस इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या कर रहा है, तो बीडीएस का कहना है कि बहिष्कार में इसराइल की सरकार, उससे जुड़े खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों और फिलिस्तीनी मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल सभी इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से समर्थन वापस लेना है।
जैसे एक तरीके से आप देखेंगे, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मोटा मोटा मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ। जैसे हमारे गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे। तो वही चीज बीडीएस मूवमेंट ये कह रहा है कि आप कुछ मत करिए, बस जो इसराइल सरकार है उसको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। जो कंपनी है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, वहां से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दीजिए, ये सारी चीजें करना बंद कर दीजिए, ताकि इसराइल आर्थिक रूप से अपंग हो जाए। और जब इसराइल आर्थिक रूप से अपंग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध में वो शामिल नहीं रहेगा बहुत लंबे समय तक। फिर यहाँ पे जेनोसाइड नहीं होगा। यानी कि जेनोसाइड क्या होता है, जब बहुत बड़े स्तर पर, मास स्तर पर लोगों की हत्या की जाती है, बेगुनाहों की हत्या की जाती है, तो उसको जिनोसाइड कहा जाता है। जिनोसाइड को हिंदी में नरसंहार कहा जाता है। अब जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि नरसंहार क्या होता है। तो यहाँ पे जब बहुत बड़े स्तर पर बेगुनाहों की जान ले जाती है ना, तो इसी को नरसंहार कहा जाता है। किसी की भी जान जब बहुत बड़े स्तर पर ली जाती है, पूरा सामूहिक रूप से हजारों लाखों लोग की जान जाती है, तो उसको नरसंहार कहा जाता है। फिर इसी को इंग्लिश में जेनोसाइड कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि बीडीएस मूवमेंट कैसे काम करने की बात करता है। तो जो बीडीएस मूवमेंट है, कहता है कि प्यूमा इसराइल फुटबॉल एसोसिएशन को प्रायोजित करता है, यानी कि स्पॉन्सर करता है। तो हमें क्या करना है, जिसमें कब्जे वाली फिलिस्तीनी भूमि पर इसराइल की अवैध बस्तियों में टीमें शामिल है, तो हमें क्या करना है कि जो प्यूमा कंपनी है उसका बहिष्कार करना शुरू कर दो। उसके प्रोडक्ट कोई ना खरीदे, उसको कोई सपोर्ट ना करे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, उसके कोई शेयर ना खरीदे, यानी कि प्यूमा का पूरे तरीके से हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। ये कहता है ये बीडीएस मूवमेंट। उससे क्या होगा, तो जो इसराइल की टीम है, जो फुटबॉल टीम है, इसी को स्पॉन्सर करता है प्यूमा। तो जब इसको पास खुद ही पैसा नहीं रहेगा प्यूमा के पास, तो फिर इसराइल की टीम को स्पॉन्सर कैसे करेगा। जब इसराइल की टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये समझ आएगा कि हाँ, धीरे धीरे हमारे पास निवेश कम आ रहा है, और जब हमारे पास पैसा ही नहीं, तो हम टीम को कैसे भेजेंगे खेलने के लिए। इसी तर्ज पर विनिवेश अभियान, यानी कि डी वाला जो मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, डी स्तंभ, जो बी डी एस 3 स्तंभ है ना, तो ये पहला हो गया। और यहाँ पे ये दूसरे के बारे में बात करें, डिवेस्टमेंट के बारे में बात करें। विनिवेश अभियान बैंकों, स्थानीय परिषदों, चर्चों, पेंशन फंडों और विश्वविद्यालयों से इसराइल से निवेश वापस लेने का आग्रह करता है। उसके अलावा जो सैंक्शन वाला, यानी कि प्रतिबंध वाला अभियान जो है, जो तीसरा स्तंभ है इसका, प्रतिबंध अभियान सरकारों पर इजरायली रंगभेद को समाप्त करने के लिए, अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं, और संयुक्त राष्ट्र निकायों और फीफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इसराइल की सदस्यता को निलंबित करने के लिए दबाव डालते हैं। तो इस आंदोलन के 3 स्तंभ बी डी एस। अब यहाँ पे पहला वाला स्तंभ दिखाया गया था बी वाला, यानी कि बॉयकॉट करिए, जैसे कि पीमा का एग्जांपल लिया गया। यहाँ पे डी वाला स्तंभ दिखाया गया, यानी कि डिवेस्टमेंट वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यस वाला स्तंभ दिखाया गया, सैंक्शन वाला। तो ये 3 स्तर पर काम करने की बात करता है। अगर हम बात करें कि इजरायली सरकार ने बीडीएस के बारे में क्या कहा है, तो क्या कह सकता है, आप खुद सोचिए ना। मतलब अगर कोई मेरा विरोध करेगा तो मैं उसको अच्छा कहूंगा, सिंपल सी बात है। कोई अगर मेरा ज्यादा विरोध कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि मैं भी उसको गलत कहूंगा। तो वही चीज है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने भी बीडीएस को यहूदी विरोधी विचारधारा से जोड़ा है। वही कि अब ये देश की विचारधारा से ना जोड़ करके यहूदी विरोधी विचारधारा से जोड़ रहे हैं, ताकि जो जो भी यहूदी हैं पूरी दुनिया में, उन सबको कनेक्ट किया जा सके। जैसा होता है ना कि एक तो हो गया राज्य का विरोध कर रहे हैं कि जो भी राज्य में चल रहा है वो गलत हो रहा है, पर उसको धार्मिक रूप जब दे दिया जाता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग धर्म से जुड़े होते हैं, सबकी भावनाएं आहत होती हैं और सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो वही चीज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये अपने इसराइल विरोध से हटा करके इसको यहूदी विरोधी कह देंगे, तो दुनिया में जहां कहीं पे भी यहूदी हैं, जितने भी यहूदी हैं, सबको लगे कि यार ये हमारे विरोध में कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे धर्म के विरोध में लोग खड़े हैं, तो उसका समर्थन करना बंद कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चीज कर रहे हैं। ये माइंड गेम है एक तरीके का। अब यहाँ पे बीडीएस मूवमेंट ने कहा कि जो हम लोग बीडीएस मूवमेंट चला रहे हैं, इसके आधिकारिक वेबसाइट पे एक आ गया कि इसराइल एक राज्य है, कोई व्यक्ति नहीं है, और ये यहूदी विरोधी नहीं है। जो इसराइल की नीतियां हैं उसके विरोध में हम लोग चला रहे हैं, ना कि यहूदी के विरोध में चला रहे हैं। और यहाँ पे इसको भ्रमित मत करिए, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए कि पता चल रहा है कि हम लोग इसराइल का विरोध कर रहे हैं, उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यहूदियों का विरोध कर रहे हैं। तो उसके साथ इसको मिक्स मत करिए, लोगों को भ्रामक सूचनाएं मत दीजिए। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। और फिर आपको सीधा सीधा पता है, जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, तो फिर ये बीडीएस मूवमेंट के खिलाफ में बोलेगा या साथ में बोलेगा। जब इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल बीडीएस मूवमेंट के खिलाफ में बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका भी बीडीएस मूवमेंट के खिलाफ में ही बोलेगा। वही चीज यहाँ पे बताई गई कि बीडीएस की आलोचना की किसने, तो अमेरिका ने की है। बीडीएस का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो हाल के वर्षों में कुछ ब्रांडों और मशहूर हस्तियों ने इसराइल में काम करना जारी रखने या पर्यटन के हिस्से के रूप में वहां प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है, वहां जाने से मना कर दिया है। इनमें अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड बेन एंड जेरी और पिंक फ्लॉयड के सदस्य रोजर वाटर शामिल हैं। अब यहाँ पे ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्होंने बीडीएस मूवमेंट के प्रभाव में आके ऐसा कदम उठाया या फिर किसी और वजह से कदम उठाया, लेकिन इन्होंने अपना ब्रांड जो है वहां पे बंद कर दिया, अपना जो भी परिचालन कंपनी थी इनकी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो वह एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो आंदोलन, इसको कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है, छिटपुट रूप में कहीं यहाँ पे है कहीं वहाँ पे, कोई बहुत ज्यादा समर्थन देखने को नहीं मिला है। तो यही वजह है कि इसका व्यापक प्रभाव हम लोग
मापने में असमर्थ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल में बताया गया है कि क्योंकि ये छिटपुट है तो इसका बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में हम लोग मापन नहीं कर पाए कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर भी बीडीएस मूवमेंट ने कहा कि इसराइल के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर फिर भी बीडीएस आंदोलन का, बीडीएस मूवमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क है, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इस पे 14 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? 14 भागीदारों ने हस्ताक्षर किए। किसके लिए? समृद्धि के लिए, यानी किसके ऊपर और अच्छे से काम करने के लिए। वैसे आप देख सकते हैं कि किसके बारे में बात की जाएगी, तो इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाएगी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। आईपीएफ का शुभारंभ कब किया गया था? तो 23 मई 2022 को टोक्यो में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसके 14 भागीदार देशों में कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य को साउथ कोरिया भी कहा जाता है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। इनका लक्ष्य क्या है? तो क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, क्योंकि नाम में इनके इकोनॉमिक लगा हुआ है तो आर्थिक संबंधों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान रहेगा। यह प्रारूप व्यापार से संबंधित 4 स्तंभों, कौन कौन से? व्यापार स्तंभ 1 हो गया, आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ 2 हो गया, स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ 3 हो गया और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ 4 हो गया, यानी कि 4 पिलर कह सकते हैं आप, उसके बेस पे ये काम करता है। बात की है कि भारत आईपीएफ के स्तंभ में 2 से लेकर के 4 वाले स्तंभ में शामिल है ये, लेकिन स्तंभ 1 जो है इसमें से पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। पर्यवेक्षक का दर्जा क्या होता है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी इसकी मीटिंग होगी उसमें आप भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे संसद में कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है कि भाग लीजिए, सारे काम करिए, पर आपको वोट देने का अधिकार नहीं। तो इसी तरीके से जब पर्यवेक्षक का दर्जा मिला रहता है तो आप वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं, बोल सकते हैं, समिति के हिस्सा बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते हैं किसी मुद्दे पर। इस मंत्री स्तरीय बैठक में आईपीएफ स्तंभ 3 यानी कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था एवं स्तंभ 4 निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक प्रारूप समझौते एक आयोग की स्थापना के लिए मंत्री स्तरीय परिषद के अंतर्गत वार्तालाप हुई है। इसके अलावा मई 2023 में आईपीएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर वार्ता के महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बाद आईपीएफ मंत्रियों ने मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान आईपीएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्तंभ 3 क्या है? तो स्वच्छ अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत इनका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास, व्यवसायीकरण, उपलब्धता, पहुंच और तैनाती पर सहयोग को आगे बढ़ाना और क्षेत्र में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना है। इस स्तंभ पर हमारी तरफ से क्या विचार रखा गया है? हमारे जो मंत्री शामिल थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि नवीन और किफायती जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस स्तंभ के तहत परिकल्पित सहकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है, जिसमें हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला पहल और पाइपलाइन में अन्य प्रस्ताव जैसे जैव ईंधन और ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए भारत का प्रस्ताव शामिल है। ये भारत का पक्ष है। कई बार पूछा जाता है ना कि भारत ने क्या पक्ष रखा है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, तो वो चीज है ये भारत का पक्ष। उसके अलावा जो स्तंभ 4 है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, अगर उसके बारे में हम बात करें तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? आईपीएफ अर्थव्यवस्थाओं के बीच वाणिज्य, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी और कर उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना है। इस पर भारत ने अपना पक्ष क्या रखा है? तो समझौते से उभरने वाले प्रमुख लाभों के रूप में भागीदारों के बीच सूचना साझाकरण को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली की सुविधा और सीमा पर जांच एवं अभियोजन को मजबूत करने पर जोर दिया गया भारत की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि इससे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने का संयुक्त संकल्प मजबूत होगा। ये भारत का पक्ष रहा इसमें। दोस्तों, अगर आप लोग को याद हो तो कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एक न्यूज थी जिसमें ये बताया गया था कि आईएमएफ के द्वारा जो भारत के जीडीपी की वृद्धि दर है 2023-24 के लिए, इसको कितना कर दिया? तो 6.3% कर दिया गया, जबकि पहले आईएमएफ ने कितना बताया था? तो 6.1% बताया था। इसी के बेस पर ये आर्टिकल डिस्कस है। इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई कि भले से हमें ये वृद्धि दिखाई गई हो, पर ये अल्पकालिक रूप में, हमें इसको लेकर के लंबे कार्यकाल के लिए काम करना पड़ेगा, लंबे स्तर पर, दीर्घ स्तर पर काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो व्यवस्था हमारी बनी हुई है, जो भी हमारी वृद्धि बन रही है, उसको हम लगातार सस्टेन कर पाए, उसको सतत विकास के रूप में बना के रख पाए। इसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट एंड फिगर दिए गए इस आर्टिकल में। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बात करें अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत के लिए अपनी अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर 6.3% कर दिया, और पहले कितने थी? तो 6.1% थी।
ये सफलता और भी मधुर है क्योंकि आईएमएफ ने चीन सहित विश्व जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.2% कर दिया। यानी कि चीन की जीडीपी पहले कितनी थी, तो 4.5% उसकी वृद्धि दर दिखाई गई थी। इसको घटा करके आईएमएफ ने 4.2% कर दिया। यानी कि जहां चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि ये घटा रहा है आईएमएफ, वहीं पे भारत जैसे देश जो है उनके जीडीपी वृद्धि में ये और बढ़ोतरी कर रहा है कि जीडीपी वृद्धि इनकी और अच्छे से होगी। अब ये कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, वो अर्थव्यवस्थाएं अच्छे से रिकवरी भी कर रहे हैं, उनमें तेजी से सुधार भी देखने को मिल रहा है। और भारत भी उनमें से एक था जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और वही वजह है कि भारत फिर से बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहा है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में जब दूसरी तिमाही चल रही थी, तो भारत में लगातार तिमाही दर तिमाही 25.6% की गिरावट देखने को मिली थी, और ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे खराब प्रदर्शन था भारत का। 2020-21 में आउटलुक संकुचन पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% पर, यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे खराब अर्थव्यवस्था में से एक थी। थोड़ा लंबा दृष्टिकोण लेते हुए, यानी कि और भी पीछे से अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा लंबा काल अवधि लेते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत की वास्तविक मुद्रास्फीति समायोजित, यानी कि वास्तविक जो वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर थी, जिसमें मुद्रास्फीति को भी जोड़ा गया था, महंगाई के जो रेट है उसको भी जोड़ा गया था, तो महामारी से ठीक पहले कितने थी, 2016-17 में 6.8% थी, और महामारी के टाइम पे आप देखेंगे एक घट करके 2019-20 में 2.8% हो गई। यानी कि कितना ज्यादा आपको यहाँ पे कमी देखने को मिली, लगभग 4% जीडीपी वृद्धि दर कम हो गई थी, गिर गई थी। 2021-22 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्तर रुपए 1.0 लाख से 2019-20 की तुलना में लगभग 600 रुपए अधिक था। फिर वही बताया जा रहा है कि जब 2022-23 का समय आया, तो यहाँ पे घरेलू आपूर्ति बहाल हुई और जो आपूर्ति श्रृंखला उसमें सुधार हुआ, तो इसके नाते यहाँ पे जो सुधार है वो भी बहुत तेजी से हुआ। जैसे आप देखें कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, जो हम आयात करते जैसे चाइना से हो गया या और कहीं से, तो वो चीज आपूर्ति हो नहीं पा रही थी। उस आपूर्ति ना होने की वजह से हमारे उत्पादन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, और पूरी मार्केट बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोई खरीद भी नहीं रहा था ज्यादा सामान। जिसके पास पैसा था तो बेचारे खाने पीने में ही लगा रहा था, वो उत्पादन क्या करेगा, खरीदेगा क्या और खाएगा क्या, तो इस नाते वो अपने पैसे को सेव करके रख रहा था। तो यह वजह थी कि मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा था। जब मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, जब बहुत ज्यादा हम खर्च ही नहीं करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे नहीं, कोई मार्केट से कोई चीज लाएगा नहीं, तो फिर वो मार्केट में पैसा आएगा कैसे? जब पैसा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी वृद्धि कैसे होगी? सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार के पास टैक्स से ही तो सारा पैसा आता है। तो जब सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा, हम कुछ खरीदेंगे नहीं, तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो जीडीपी में वृद्धि भी देखने को नहीं मिलेगी। तो वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो बताया जा रहा है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन हटा, जब धीरे धीरे सुधार हुआ, वैश्विक श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला जो उसमें सुधार हुआ, जो घरेलू उत्पादन है उसमें सुधार हुआ, तब यहाँ पे वैश्विक जीडीपी के साथ साथ भारत की जीडीपी भी वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर भी रोजगार पर इसका प्रभाव, इसकी गुणवत्ता और गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले आवश्यक खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की निरंतरता चिंता का कारण बनी हुई है। अब ये कहने कि भले से आईएमएफ ने 6.1% की जगह 6.3% कर दिया हो, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें इसको लंबे दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए, हमें और लंबे समय अवधि के लिए काम करना चाहिए इसके ऊपर, ताकि हम इस चीज को नियंत्रित कर सकें और इसको लगातार बरकरार रख सकें। 2022-23 में वैश्वीकरण के अंत की शुरुआत हुई। जैसा कि हम जानते थे, 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने के बाद से विश्व भू राजनीतिक व्यवस्था में विवर्तनिक बदलावों के साथ भारत के तेल और खाद्य झटकों की लगातार कमजोरी का खुलासा हुआ है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा तेल और जो खाद्य चीजें हैं उतना स्टेबल नहीं थी, क्योंकि प्रमुख रूप से हम तेल आयात करते हैं, गैसों का आयात करते हैं। तो जब ये इंटरनेशनल लेवल पर जैसे ही परिदृश्य बदलता है, वैसे ही हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप देखेंगे, जब रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो रसिया ने हमें सस्ते में तेल देना शुरू कर दिया और हमने तेल ले भी लिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। जब सस्ते में मिल रहा था तो हमारा बहुत सारा टैक्स बच गया, हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। अब उसको हम किसी कल्याणकारी योजना में लगा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मानसून जब नॉर्मल नहीं रहता है, मानसून का हमारे कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भी मानसून नॉर्मल नहीं रहता है, सामान्य नहीं रहता, तो उसके नाते हमारे कृषि में गिरावट देखने को मिलती है। जो कृषि का उत्पादन होता है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो वही सारी चीजें किसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जब भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है तो भारत के ऊपर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास तेल को रिजर्व करके रखने के लिए अभी तक कोई जगह नहीं है। हम धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा है कि हम तेल बाहर से मंगा लेंगे, अब फिर अपने आप ही रिजर्व करके रखेंगे। अब चाहे दुनिया में युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, कम से कम हमारे पास तेल तो रहेगा ना कुछ दिन के लिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था को चला तो सकेंगे अच्छे से। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था भले से बढ़ रही हो, भले से निर्यात बढ़ रहा हो, भले से कुछ भी हो रहा है, लेकिन चीन के साथ जो हमारी निर्भरता है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। चीन से आयात हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमें इस आयात को कम करना पड़ेगा, निर्यात को ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि व्यापार संतुलन हो सके और खास करके हम व्यापार अधिशेष की स्थिति में आ सके। मई 2020 में सरकार ने महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए गलवान संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। चीन का योगदान क्या है? तो आप देखिए चीन का कितना बड़ा योगदान है, यानी चीन से कितना ज्यादा हम आयात करते हैं।
भारत के आयात का 15 से 16% हम लोग कहाँ से आयात करते हैं? तो चीन से ही आयात करते हैं। एक अकेले देश से इतना ज्यादा आयात करना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है, भगवान ना करे कल का युद्ध छिड़ जाता है, तो फिर भाई ये हमारी आपूर्ति बंद कर देगा। जब ये हमारी आपूर्ति बंद कर देगा तो हमें बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी ना, इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना। और भारत के व्यापार घाटे का 1/3 यानी 100 रुपए में से 33 रुपए तो हम यहाँ पे उड़ा रहे हैं चीन के ऊपर। 33 रुपए हम चीन के साथ घाटे में। और 15 से 16% चीजें, 100 चीज में से 15 से 16 चीज हम लोग कहाँ से मंगा रहे हैं? चीन में से मंगा रहे हैं। तो देखिए कितना ज्यादा हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये किसी के एक के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना ठीक बात नहीं मानी जाती है, चाहे वो व्यापार हुआ, चाहे इमोशन हुआ, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ ही। पता चला है कि हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और जब वो हमारे साथ चीटिंग करता है, फिर वो किसी और के साथ क्लोज होता है, तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसा मत करिए। जनरली अपने इमोशन संभाल कर रखिए। ऐसे यहाँ पे भारत को सलाह दी जा रही है कि जनरली हमें क्या करना चाहिए? उत्पादन अपने यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि जो है ना, उसको हमारे यहाँ पे विनिर्माण गतिविधि जो है वो उसको भारत में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम लोग की जो निर्भरता है वो चीन पे कम हो सके और विश्व के अन्य देशों पर भी कम हो सके। इसी के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लाए गए थे। हालांकि व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, किसके साथ? तो चीन के साथ। अच्छा, ये यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि इन्होंने डेटा कहाँ से लिया है, ये रेफरेंस है इसका। कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे भारत ने कई आयात प्रतिबंध हटा दिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीनी इनपुट की कमी के कारण घरेलू उत्पादन कम हो रहा था। जैसे देखिए जो दवाएं बनती है हमारे यहाँ पे, तो उसका जो कच्चा माल होता है उसको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। वो भी हम लोग चीन से आयात करते हैं। तो अगर चीन से आयात नहीं करेंगे, एपीआई हमें मिलेगा नहीं, तो हम दवाओं का निर्माण कैसे करेंगे? तो यही चीज यहाँ पे की जा रही है कि चीन से जो भी कच्चा माल आता था, जब उसके आयात पे प्रतिबंध लगा दिया भारत सरकार के द्वारा, तो भारत का उत्पादन लगातार कम होने लगा। जब उत्पादन कम होने लगा, हम लोग की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग गया। तो भारत सरकार ने इस आयात प्रतिबंध को हटा दिया और फिर से आयात शुरू कर दिया। बढ़ते चीनी आयात का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिला? तो सीधा सीधा औद्योगिक विकास दर में लगातार गिरावट है, ये देखने को मिला। 2015-16 में 13.1% प्रतिवर्ष से बढ़कर 2019-20 कोविड-19 से पहले में प्रतिवर्ष नकारात्मक 3.5% हो गया। यानी कि पहले 13.1% सकारात्मक था, अब यहाँ पे चीन से आयात इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि नकारात्मक -3.5 तक गिर गया। ये जो भी हमारा उत्पादन है, जो भी औद्योगिक विकास की दर है, ये बता रहे हैं कि जब तेजी की अवधि थी, यानी कि लगातार वृद्धि हो रही थी, कब से कब तक? तो 2004-5 से लेकर के 2013-14 तक। इसके दौरान विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में 5.7% की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। 2014-15 और 2022-23 के दौरान यह दर घटकर 3.1% हो गई। पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट तीव्र है, जो 9.7% से गिर करके 1% हो गई। पूंजीगत वस्तुएं क्या होते हैं? जैसे कि कोई मशीन है, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो फ्यूचर में हमारे लिए कुछ भी, खास करके पैसा या ऐसी कोई भी चीज जो संपत्ति आप कह सकते हैं, उसका निर्माण करे, तो उसको पूंजीगत वस्तुओं की कैटेगरी में रखा जाता है। 2011-12 से 2021-22 तक मौजूदा कीमतों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद का अनुपात लगातार 34.3% से घट करके 28.9% हो गया। और इसके सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 8% पर स्थिर बनी हुई है, यानी कि इसमें वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे आयाम है जहाँ पे हमें कमी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, पर ऐसे आयाम नहीं देखने को मिल रहे जहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिवेश और बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को छोड़कर वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2008 में 3.6% से गिरकर 2022 में 2.4% हो गया। और ये कौन बता रहे? तो विश्व विकास संकेतक के द्वारा ये बताया गया है। बजटीय आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2012 से सार्वजनिक निवेश वृद्धि की आधिकारिक आशावादी तस्वीर संदिग्ध लगती है। यानी कि कह रहे हैं कि जो भी, अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जीडीपी का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो थोड़ी सी संदिग्ध लगती है, उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि छोटे टर्म में ऐसा देखने को मिले, लेकिन जब इसका हम दीर्घ स्तर पर बात करते हैं, लंबी अवधि के लिए हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमें बहुत भ्रामक लगती है। ये सही चीज नहीं है, हमें और अच्छे से काम करना पड़ेगा। अन्यथा लंबे समय में, दीर्घ अवधि में जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो संकुचित की तरफ बढ़ सकती है, वो कोलैप्स कर सकती है। ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक निवेश के 3 भाग है, कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश केंद्र के ऋणों और राज्यों को दिए गए अग्रिमों के आधार पर नीतिगत सुधारों पर निर्भर करते हैं। केंद्र के निवेश में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई वृद्धि स्पष्ट रूप से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा केंद्र के अपने बजट के साथ अतिरिक्त बजटीय उधार के विलय के कारण है। इस तरह सार्वजनिक निवेश में अनुमानित वृद्धि भ्रामक लगती है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनमें जो भी वृद्धि देखने को मिल रही, हमें सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी वृद्धि देखने को मिल रही,
वो इसलिए नहीं कि ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि इसके घाटे को मैनेज करने के लिए सरकार के द्वारा अतिरिक्त बजटीय सहायता दी जाती है, उसके नाते वृद्धि देखने को मिल रही है। और इस नाते ये वृद्धि उतनी सही नहीं मानी जा सकती, ये भ्रामक वृद्धि है। और ये ऐसा नहीं कि मार्केट से पैसा कमा करके वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात की कि इसके लिए हम कौन सा आयाम देख सकते हैं, कौन से सूचकांक के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आता है, और जो भूख सूचकांक आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। वो सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। लेकिन जो HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक आता है, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, मानव विकास जो उसमें कैसे संकेतक देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट कर सकते हैं। ये कह रहे कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है और फिर जो भूखमरी सूचकांक है, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इसमें पाकिस्तान की रैंक हमसे भी अच्छी आई थी, मतलब जो खुद भीख मांग रहा है हमसे, उसकी रैंक हमसे ज्यादा सही आ रही है, और हम पाकिस्तान से नीचे आ रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये कैसे सही हो सकता है। इसी को लेकर के बहुत सारे आलोचकों ने इस पर सवाल उठाए थे। तो इस नाते ये जो लेखक हैं एडिटोरियल के, उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। किसके ऊपर? तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के ऊपर, और दूसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं करना है। तो किसके ऊपर होना है, किसके आंकड़े के ऊपर हम जा सकते हैं? तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर हम जा सकते हैं। भारत के HDI सूचकांक का मूल्य 2018 में 0.645 से घटकर 2021 में 0.633 हो गया, और 2015 से 21 के दौरान इसकी वैश्विक रैंक एक रैंक नीचे चली गई, जिसका अर्थ है कि अन्य देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है, फिर अन्य देशों ने इससे अच्छा प्रदर्शन किया था, इस नाते भारत से आगे निकल गए। संक्षेप में यदि आधिकारिक प्रवक्ताओं ने आर्थिक मूल्यांकन के ढांचे को थोड़ा बढ़ाया तो कुछ अस्पष्ट तथ्य ध्यान में आते हैं। यह सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि से उत्पन्न रणनीतिक खतरा, इसके दर पर छवि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर में गिरावट, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं की गिरावट में देखने को मिल रही है, और अर्थव्यवस्था के निश्चित निवेश दर में एक दशक लंबी अभूतपूर्व गिरावट। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अपरिवर्तित हिस्सेदारी के साथ कम से कम 2021-22 तक भारत की HDI रैंकिंग 1 से फिसल गई है। आधिकारिक टिप्पणी कारों के लिए शायद IMF के अल्पकालिक विकास अनुमानों पर सकारात्मक अंक हासिल करने के बजाय हाल के वर्षों में आर्थिक असफलताओं की गंभीरता की सराहना करने में इसके आलोचकों के साथ जुड़ना बेहतर होगा। यानी ये कह रहे कि जो भी छोटे टर्म के लिए, अल्प समय के लिए जो वृद्धि देखने को मिले, इसके ऊपर फोकस करने से बजाय इसके ऊपर फोकस करने से अच्छा ही होगा कि हम दीर्घ स्तर पर इसके लिए काम करें, दीर्घावधि के लिए हम इसके स्तर पर काम करें, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे स्तर पर काम कर सके और उसका जो वृद्धि दर है वो लगातार बनी रहे, GDP की वृद्धि दर लगातार बनी रहे। क्योंकि ये जो IMF के द्वारा फोरकास्ट किया गया है 6.3% की GDP वृद्धि दर बताई गई, इसको लेकर के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आलोक शर्मा को SPG का न्यूज चीफ बनाया गया। SPG क्या है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा करते हैं ना, उसी के बारे में बात की जा रही। तो इनका नए नए डायरेक्टर किसको बनाया गया, नए चीफ किसको बनाया गया? तो आलोक शर्मा। और यहाँ पे मोहम्मद मुइज, ये भाई साहब मालदीव के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे हैं। अच्छा, जब इनका चुनाव हुआ था तब भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये शपथ ले रहे हैं तो फिर से चर्चा में आ गए। अब इसके पहले इसके बारे में बताया जा चुका है। ये ब्रिटिश लेखिका है जिनका नाम है AS बयाट। इनकी डेथ हो गई है 87 साल की उम्र में। तो कई बार आपसे पूछता है कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस फील्ड से जुड़ी हुई थी। बाकी अगर कोई और डिटेल्स देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। इनका बहुत फेमस नोबेल कौन सा था? तो पोजेशन था, और 1990 में इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया? तो अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में एक चक्रवात आ रहा है जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मिथिली, और ये हमारे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी इम्पैक्ट डालने वाला है। फिर जैसे आज हो सकता है कि इम्पैक्ट डाले या आज इसकी लैंडिंग हो, तो जैसा होगा फिर इसके बारे में हम आगे देखेंगे आर्टिकल अगर आता है कुछ। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हेलुसिनेट को इस साल के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में थोड़ा बहुत ये बताया है कि इसको चुना गया और क्यों चुना गया है और इसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसका हिंदी अनुवाद होता है मतिभ्रम। देखिए ये होता क्या है, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि हेलुसिनेशन हो रहा है, जो चीज है ही नहीं एक्चुअल में वो चीज हमें दिख रही है। इसके पीछे वजह क्या होती है? कई बार हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, कई बार हमने किसी दवा का सेवन किया है, किसी नशीली चीज का सेवन किया, तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है। तो वही इसकी परिभाषा दी गई यहाँ पे कि पहले इसकी परिभाषा अब ये थी, लेकिन अब क्या हो गया? तो अब क्योंकि AI का जमाना आ गया, तो अब इसको AI के परिप्रेक्ष्य में ये बताया जा रहा है, और इसी नाते इसको चुना गया है क्योंकि सबसे लोकप्रिय शब्द यही था जिसको खोजा गया, बहुत ज्यादा बार खोजा गया। हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेट क्या है, इसी नाते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, सॉरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। पहले जो हेलुसिनेट है या मतिभ्रम, उसकी परिभाषा ये दी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मतिभ्रम है उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। नया परिप्रेक्ष्य क्या है? तो AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय एआई को लेकर के सारे क्षेत्रों में चर्चा हो रही है, मतलब एआई छा सा गया है, हर जगह एआई, हर जगह एआई। तो वही बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जो एआई होता है ये डेटा कहाँ से लेता है, इसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे गूगल जो है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसका डेटा कहाँ से मिल रहा है। गूगल क्या है, भगवान तो है नहीं कि सारी चीजें बता रहे हैं। तो गूगल पे कोई ना कोई वेबसाइट होती है, कोई ना कोई लेखक होता है, कोई ना कोई राइटर होता है जो बताता है, तो वही चीज ऐसे एआई के पास भी वही डेटा आता है जो डेटा हम इसको देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एआई गलत डेटा उठा लेता है, और जब एआई गलत डेटा उठा लेता है वो हमें गलत डेटा देता है, तो उसी को मतिभ्रम कहा जाता है। नए परिप्रेक्ष्य में उसी को मतिभ्रम कहा गया है। बाकी आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मतिभ्रम को ही क्यों चुना? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2015 से हर साल प्रकाशित किया जा रहा है। एक टीम उन शब्दों के डेटा के आधार पर निर्णय लेती है जिनका वर्ष में लोकप्रिय उपयोग देखा गया और उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता है। निर्णय की घोषणा करते हुए कंपनी के बयान में कहा गया कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी टीम ने हेलुसिनेट को वर्ष 2023 के अपने शब्द के रूप में चुना, क्योंकि उसने माना कि नया अर्थ इस बात का मोल है कि लोग एआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जनरेटिव एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हम सभी अभी भी सीख रहे हैं कि सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे बातचीत की जाए। इसका मतलब है कि इसकी संभावित ताकत और इसकी वर्तमान कमजोरियों दोनों के बारे में जागरूक होना। एआई के बारे में वही चीजें हैं कि इसके पास वही डेटा है जो इसको इंसान दे रहा है। आफ्टर ऑल ये है तो मशीन ही, और कई बार ये जो गलत इन्फॉर्मेशन उठा लेता है और फिर वही गलत इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करता है, उसी को मतिभ्रम कहा जा रहा है एआई के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों इस आर्टिकल में ये बात की जा रही है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य है, यहाँ पर जो भी जल भंडार है, वाटर रिजर्व्स है, इनकी जो क्षमता है, इनमें जो पानी इकट्ठा होता है वो लगातार घट क्यों रहा है, वो 2023 में बहुत तेजी से क्यों घट रहा है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है इसमें। ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आप समझ ही जाएंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों के जलाशयों में जल स्तर अगले कुछ महीनों में और गिरने वाला है, जिससे इस साल पहले से कम भंडार होने के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय जल आयोग CWC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में और 2023 में देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। बांधों में वर्तमान में कितना स्टॉक उपलब्ध है, कितना पानी उपलब्ध है? तो CWC दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित 42 जलाशयों की निगरानी करता है और इनकी सामूहिक भंडारण क्षमता 53.334 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पिछले 2 महीनों में पहले से ही कम जल भंडारण में भारी गिरावट देखी गई है। सितंबर 2023 में जल भंडार 25.609 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर कुल भंडारण क्षमता का 48% था, यानी कि इनकी कुल भंडारण क्षमता कितनी है? 53.334 है, लेकिन इसमें था कितना? तो 25.609, यानी कि कुल भंडारण क्षमता का लगभग 48% इनके पास पानी उपलब्ध था, जो बाद में घट करके कितना हो गया? तो 46% हो गया। अगर मात्रा में देखें तो 24.575 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी CWC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह स्टॉक और गिर करके कितना हो गया? तो 44% हो गया। टोटल इनकी क्षमता जो है उसका कितना? 48% पहले था, इससे गिर करके 46 हुआ, फिर इससे गिर करके 44 हो गया। तो ये देख सकते हैं कि लगातार इनमें गिरावट देखने को आ रही है। पिछले साल इसी समय के आसपास, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, नवंबर और अक्टूबर की जो हम बात कर रहे हैं, इसी समय के आसपास सामूहिक जल भंडार इन राज्यों की कुल भंडारण क्षमता का 87% था, और इस बार आपको कितना देखने को मिला? शुरुआत में 48 था, फिर घट करके 46 हुआ, फिर उससे घट करके 44 हो गया। अगर हम इन 4 राज्यों का स्टेट वाइज आंकड़ा देखें कि जो जल भंडार है वो टोटल उनकी क्षमता कितनी थी और उसकी तुलना में अभी कितना पानी है, तो आप ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में -51%, यानी कि इनकी जितनी भंडारण क्षमता थी 100 थी, इसमें -51% देखने को मिला, यानी कि पानी कई जगहों पे खत्म हो चुका है। कर्नाटक में -38%, केरला में -16% और तेलंगाना ही एकमात्र ऐसा राज्य देखने को मिला जहाँ पे प्लस में ये चल रहा है। बाकी अन्य जगहों पे इनकी भंडारण क्षमता जितनी थी उससे कहीं ज्यादा इसमें कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जल भंडार दिखाए गए हैं, 2023 में इतने कितना पानी है या कितना प्रतिशत इसका स्टॉक है, यानी जितनी क्षमता है उसका कितना प्रतिशत पानी अभी तक अवेलेबल है। और ये 2022 में ही वही चीज दिखाई गई। तो ये डेटा, अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने सारे बांध दिखाए गए हैं, इतने सारे जल भंडार दिखाए गए, तो सारे जल भंडारों के बारे में मैं ही नहीं बता सकता, आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं एक दो बता दी। जैसे सिलसिले में आप देखिए तो 2023 में कितना? 29%, और यही 2022 में कितना था? तो 79%। कुल भंडारण क्षमता का कितना पानी अभी तक है इनके पास, उसके बारे में बात की जा रही है। तो 2023 में 29% है श्रीशैलम में, जबकि इसी समय 2022 में कितना था? तो 79% था, 79%। नागार्जुन सागर में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय 14% है कुल भंडारण क्षमता का, और यही 2022 में अगर डेटा देखते हैं तो कुल भंडारण क्षमता का 96% था। तो यही डेटा आप देख सकते हैं कि 2022 में क्या स्थिति थी, 2023 में क्या स्थिति है। सीधा सीधा आपको पता चला कि कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। स्टॉक कम क्यों है?
यानी कि इस बार जो भी क्षमता थी उसमें पानी कम क्यों आया है, पानी की भंडार क्षमता की तुलना में पानी कम उपलब्ध क्यों है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अंतर मौसमी वर्षा में व्यापक परिवर्तनशीलता दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के वर्षा रिकॉर्ड से पता चला कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 4 महीने के मौसम के दौरान केवल 26 जुलाई से 3 अगस्त की अवधि के दौरान सामान्य या उससे अधिक वर्षा हुई है, जबकि आप देखें सामान्यतः 4 महीने हमारे यहाँ पे मानसून रहता है। यहाँ पे बताया कि 26 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त इतनी छोटी सी अवधि के लिए सिर्फ ऐसा टाइम था जहाँ पे सामान्य वर्षा हुई हो जितना होती थी पिछले साल में, या फिर उससे थोड़ी सी अधिक हुई। बाकी के सारे टाइम पिछले साल की तुलना में कम ही वर्षा देखने को मिली दक्षिण प्रायद्वीप में, दक्षिण भारत में। इस प्रकार सीजन बड़े पैमाने पर वर्षा की कमी के साथ समाप्त हुआ। जून में -45% देखने को मिली वर्षा में कमी, जुलाई में 45% वर्षा हुई, अगस्त में -60% की कमी देखने को मिली और सितंबर में 49%। और अगर इसका औसत लेते हैं हम तो संचयी रूप से 8% के साथ समाप्त हुआ, यानी कि 8% की संपूर्ण रूप से हमें कमी देखने को मिली है दक्षिण भारत में पिछले साल की तुलना में। पिछले साल में जितना बारिश होती थी उससे 8% कम बारिश इस बार हुई है दक्षिण भारत में। सामान्य से 1% कम जो मात्रात्मक रूप से 659 मिलीमीटर थी। दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में अक्टूबर 123 वर्षों में सबसे शुष्क छठवां ऐसा सबसे शुष्क महीना रहा। यानी पिछले 123 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो जो अक्टूबर 2023 बीता है ये 6वीं बार ऐसा हुआ था कि 6वां सबसे शुष्क महीना ये बीता है जिसमें बारिश सबसे कम हुई है। सामान्य बारिश 148.2 मिलीमीटर के मुकाबले 58.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि सामान्यतः अक्टूबर के महीने में दक्षिण भारत में हमें बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार क्या हो तो चक्रवात हामून आ गया। और जब चक्रवात हामून आया था तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और चक्रवात के बारे में भी डिस्कस किया था कि इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है, इसको वर्गीकरण कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, निम्न दाब होता है कि उच्च वायु दाब होता है, क्या होता है क्या नहीं होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। परिणाम स्वरूप दक्षिण प्रायद्वीप भारत में सामूहिक वर्षा की कमी घटकर 60% रह गई। अक्टूबर के दौरान दर्ज की गई वर्षा आंध्र प्रदेश और एनम -90%, रायलसीमा -90%, तमिलनाडु कराईकाल और पुडुचेरी -43% और केरल 1% थी। मुट्ठी भर को छोड़कर यानी कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, ये एक फ्रेज इडियम फ्रेजेस के तरीके से यूज किया जाता है कि मुट्ठी भर को छोड़ करके, यानी कि बहुत कम चीजों को छोड़ करके। जैसे आपकी मुट्ठी में कितना सारा सामान आ जाएगा, बहुत कम चीजें आएंगी, तो वही बात यहाँ पे की जाती है कि बहुत अल्प क्षेत्र को छोड़ करके बहुत कम क्षेत्र से थे जहाँ पे नॉर्मल वर्षा हुई थी। बाकी सारे आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अन्य सभी जिले पिछले महीने अत्यधिक बारिश की कमी और लगभग सूखे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक वर्षा की कमी वाले जिले दिखाए गए हैं और ये आईएमडी से डेटा लिया गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डेटा लिया गया। सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिले तो अरियालूर, चिंगालपुट्टू। देखिए अगर नाम पढ़ने में थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करिए, क्योंकि नाम थोड़ा सा टफ होता है ना और हो सकता है कई बार जुबान टूटी ना हो उतना या फिर निकले ना, तो कोई वहां से सुन रहा हो उसको लग रहा हो कि यार उल्टा सीधा नाम पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए माफ करिएगा। और नाम यहाँ से देख सकते हैं लिखा ही इसलिए गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश में कमी देखने को मिली, कितना तो 77%। कड्डालोर मदुरई में कितना कमी देखने को मिली बारिश की तो -76% में, चेन्नई में -73%। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिएगा पूरे डेटा, क्योंकि एक एक चीज मैं ही बताऊंगा तो 5 से 7 मिनट इसी में लग जाएगा। किन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है तो इसका तत्काल प्रभाव कहाँ पे देखने को मिला, सिंचित खेती पर देखने को मिल रहा है, विशेष रूप से उच्च जल गहन धान की खेती पर जो बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की जाती है। उसके अलावा कर्नाटक में आप देखेंगे सूखा घोषित कर दिया गया था, उसके लिए राहत देने की भी बात की जा रही थी। और सीधी सी बात, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है, आप खुद सोच के देखिए ना कि कृषि नहीं हो पाएगी, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा और खेतों में पानी नहीं जाएगा, जो हमारे जल भंडार है उसमें पानी नहीं जा पाएगा। उसके अलावा जल विद्युत उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो सारी चीजें आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं कि वर्षा कम होगी तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप 1 से 2 मिनट रुक के सोचेंगे तो आप खुद ये चीज सोच पाएंगे, उसको यहाँ पे लिखने की या बोलने की कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो एमएसएमई क्षेत्र है इसमें प्रौद्योगिकी केंद्रित वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने समझौता किया है। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, रणनीतिक गठबंधन बनाया है। सीधा सीधा अगर कहा जाए तो एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी 18 नवंबर को नई दिल्ली में क्या करेंगे तो 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाली 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2047 क्यों रखा गया तो आप सभी को पता है कि हमारे देश कब आजाद हुआ था 1947 में। 2047 में क्या हो जाएगा, हमारी आजादी का 100वां साल लगेगा, इस नाते ये चीज की जा रही है। संस्कृति मंत्रालय कला और कलाकार बिरादरी को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु लाल किले में, कहां पर तो लाल किले में भारत कला
वास्तुकला और डिजाइन बी ए बीएनएल का आयोजन करेगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्या किया जा रहा है? तो बीएनएल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो हमारा लाल किला वहां पे किया जा रहा है। किसके लिए? तो जो भी कला बिरादरी के लोग हैं, यानी कि कलाकार कह सकते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 60वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की बैठक 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई। कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में बहुत सारी गलतियां हैं तो उसके लिए दिल से सॉरी। और अगर आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर लग रही हो तो उसके पीछे वजह है कि जुकाम हो रहा है, जुकाम हो चुका है समझ लीजिए, इस नाते ऐसा देखने को मिला होगा। बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ बताने का कोई मतलब नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं करने की हालत में हूँ, जब तक मुझे लगता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तब तक लेक्चर कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और आवाज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा लगे तो उसको मैनेज कर लिया करे, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं, पर जब तबीयत खराब होती है तो अपने आप वो आवाज़ डिप हो ही जाती है। उसमें कितना भी कोशिश कर लो, उस लेवल पे आदमी जा नहीं पाता है। बोले में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।